आ गया। उसके बाद दिस होल एटम, ये जी, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को, और अब नेक्स्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर जो हमारे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल उसी तरीके से लेके चलेंगे। पहले कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद एपीएफ निकालेंगे, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, बिल्कुल उसी तरीके से। तो पहला पॉइंट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का लिखने जा रहा हूँ कि जैसे कि हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था, वो काफ़ी बहुत रेयर है ड्यू टू लो पैकिंग डेंसिटी, और सिर्फ पोलोनियम एलिमेंट के अंदर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर काफ़ी कॉमन है एलिमेंट्स के अंदर, जैसे क्रोमियम के अंदर, टैंटलम के अंदर, आयरन के अंदर। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाउंड इन क्रोमियम, टैंटलम, आयरन एक्सेट्रा। सेकेंड जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के साथ सिमिलर है, और ये है कि एटम्स एट कॉर्नर्स, जैसे आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स, एटम्स एट कॉर्नर्स। थर्ड पॉइंट जो इसका अपना स्पेसिफिक पॉइंट है कि एटम एट सेंटर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि देर आर ओनली 8 एटम्स एंड दे आर लोकेटेड एट 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। इसके अंदर भी 8 एटम्स हैं विच आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, लेकिन एक और एटम है जो बिल्कुल यूनिट सेल के, ये एक क्यूब यूनिट सेल रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर पे। तो मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ, एटम एट सेंटर ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, अब हमने ए और आर का रिलेशन निकालते वक्त सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ये एटम और ये एटम, अगर मैं इस तरीके से कुछ डायग्राम बनाई थी मैंने, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर ये एटम और ये एटम आपस में टच कर रहे थे, लेकिन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास इस सेंटर एटम की वजह से, ये सेंटर एटम होने की वजह से कॉर्नर एटम्स, ये दो कॉर्नर एटम्स जैसे हो गए, ये दो कॉर्नर एटम्स, ये दो कॉर्नर एटम्स, दे डू नॉट टच ईच अदर। तो ड्यू टू सेंटर एटम, कॉर्नर एटम्स डू नॉट टच ईच अदर। ऑब्वियसली क्योंकि कोई चीज इनके बीच में अगर ये आ रहा होगा तो इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन हो जाएगी। तो लगेगा किस तरीके से, कुछ इस तरीके से लग रहा होगा जी। तो कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, इस कॉर्नर एटम और इस कॉर्नर एटम के बीच में एक स्पेस होगी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि बॉडी सेंटर एटम, बॉडी सेंटर एटम मतलब ये इस एटम की बात हो रही है। बॉडी सेंटर एटम टचेस ऑल कॉर्नर एटम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के थ्रू हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इस पॉइंट को हम यूज करके थोड़ी देर बाद जब कोऑर्डिनेशन नंबर हम डिस्कस कर रहे होंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का, तो इस पॉइंट की मदद से हम सिंगल एक स्टेप के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे बीसीसी स्ट्रक्चर का। तो अब नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स
in unit cell. तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की तरह इसके भी 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 एटम्स हैं एंड ईच कॉर्नर एटम जैसे कि हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था, ईच कॉर्नर एटम इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स एंड और शेयर्ड बाय 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स. तो इसका शेयर क्या होगा 1/8. तो 1/8 ऑफ एन एटम at each point multiplied by 8 corners plus this one center atom plus one center atom. जो ये सेंटर एटम है 8 corners 1/8 और 1/8 तो 1/8 into 8 plus this one center atom तो is equals to 2. तो इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 कंप्लीट एटम्स प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल के अंदर. अब आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच एटम. वॉल्यूम ऑफ ईच एटम ऑब्वियसली अभी भी उस हार्ट स्फीयर मॉडल थ्योरी के हिसाब से हम ईच एटम को एक स्फीयर के तौर पे अज्यूम करते हैं और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम is equals to 4/3 pi r cube. और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, अगर मैं दोबारा से मैं इस साइड को a ले लूं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा a³. अब हम निकालेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर. एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज होएगा जो हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर किया था. APF इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम divided by volume of unit cell. तो हम कैलकुलेट करें अगर तो नंबर ऑफ एटम्स इन ईच बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 2 पर यूनिट सेल. एक यूनिट सेल के अंदर 2 एटम्स होते हैं BCC स्ट्रक्चर के अंदर, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच एटम 4/3 pi r cube divided by the volume of unit cell which is a³. अब हमारे पास दोबारा ही वो मसला आ गया कि इधर हमें r को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा या a को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो दोबारा हम किस पॉइंट पे आ जाते हैं, रिलेशन बिटवीन a एंड R. जैसे हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर रट्टा नहीं लगाया था, समझा था कि किस तरीके से उसका रिलेशन A इज इक्वल टू 2R होता है, इस तरीके से BCC के अंदर भी कैलकुलेट करेंगे. BCC का 8 और R का रिलेशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, लेकिन समझ आ जाता है. सबसे पहले A और R का रिलेशन निकालने के लिए मैं एक सबसे पहले पॉइंट लिखूंगा जो थोड़ा सा इसको क्लियर करेगा, और वो पॉइंट है एटम्स टच ईच अदर डायगनली. इस बात का मतलब क्या है, मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. जैसे कि आप देखें एटम्स टच ईच अदर डायगनली, मतलब ई पॉइंट के ऊपर लोकेटेड जो एटम होगा वो इस सेंटर एटम को टच कर रहा होगा, और सेंटर एटम से ये सी पॉइंट 1, ये देखें अगर यहाँ से मैं यहाँ तक कोई लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्यूब डायगनल कहलाएगा. तो ई से ई टच कर रहा होगा इस सेंटर एटम को, और सेंटर एटम टच कर रहा होगा उस कॉर्नर एटम को जो पॉइंट सी के ऊपर लोकेटेड है. तो अब अगर मैं निकालना चाहूं,
अब ई से लेके सी तक एटम्स टच कर तो रहे हैं, लेकिन अब किस तरीके से कर रहे हैं वो यहाँ मैं एक मॉडल बना के दिखाता हूँ। अगर मैं ले लूँ एक लाइन, दिस लाइन इज द डायगोनल फ्रॉम पॉइंट ई टू पॉइंट सी, पॉइंट ई से लेके पॉइंट सी तक। अब किस तरीके से होएगा, ये वो पार्ट जो 1/8 पॉइंट ई के ऊपर लोकेटेड है, सेंटर ये रहा उस पॉइंट का, जैसे बिल्कुल जैसे पिछली बार था, पिछले एससीसी स्ट्रक्चर के अंदर था, ये वो एटम आ गया। उसके बाद दिस होल एटम, ये पूरा एटम आ जाएगा। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से पॉइंट ई के ऊपर एटम लोकेटेड था 1/8 ऑफ एन एटम, वही एटम, ऐसा ही एक एटम पॉइंट सी पर भी लोकेटेड होगा इस तरीके से कुछ। ये क्या, कौन सी लाइन है, क्यूब डायगोनल है, यहाँ इधर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। आई होप समझ आ रही होगी। तो अब अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट से लेके सर्कमफेरेंस तक का पॉइंट आर, डायमीटर अगर मैं ले लूं तो 2r, और अगर मैं इस पॉइंट सी से लेके इसकी सर्कमफेरेंस का पॉइंट ले लूं तो r, तो ये बन गया 4r। मतलब दिस डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ई टू पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 4r। अब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ए ये डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से निकल सकता है। पाइथागोरस थ्योरम से मैं असल करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये ई टू सी का डिस्टेंस जो मैंने इन टर्म्स ऑफ आर 4r निकाल चुका हूँ, वो मैं इन टर्म्स ऑफ ए निकाल के उसको 4r से इक्वेट करूँगा और हमारे पास ए और आर का रिलेशन आ जाएगा। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अब आप अगर पहले यहाँ देखें तो ये बिल्कुल ए डी और सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो मैं इसकी अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल इधर बन रहा है, तो मतलब ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस हुआ। तो इक्वेशन अगर हम इसकी लिखें तो इक्वेशन होगी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर किसके बराबर है, अब यहाँ ए डी स्क्वायर क्यूब लेंथ है ए और डी सी भी क्यूब लेंथ है ए, तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर और ए सी विल बी इक्वल टू रूट टाइम्स 2 a। तो हमारे पास ए सी की लेंथ आ गई हमारे पास √2a। अब अगर हम देखें तो ई ए सी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, किस तरीके से और कहाँ उसका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस क्या होगा उसका। अगर मैं इसको इधर राइट एंगल ले लूँ तो ई ए सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा जिसका हाइपोटेन्यूस होगा ई सी। तो अब इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं नेक्स्ट पेज के ऊपर तो वो होगी ई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। क्या इक्वेशन बनाई हम लोगों ने, ई सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना, तो ई सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम ई सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ई सी इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। हमने ए सी की वैल्यू निकाली थी √2a, तो ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्यों, अगर आप देखें ए ई या ई ए देखें तो ये भी क्यूब लेंथ के बराबर है और क्यूब लेंथ हमेशा
ए सब क्यूब के अंदर सारी क्यूब लेंथ बराबर होती हैं, तो ये भी ए डी भी ए है और ई ए भी ए है, तो ई ए कह लें या ए ई कह लें। तो ई सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। तो अब ई सी की अगर मैं देखूं मैंने लेंथ क्या निकाली थी, ई सी की जो हमने लेंथ निकाली थी, ई सी की लेंथ जो हमने निकाली थी वो थी 4r। तो अब अगर मैं उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, पहले मैं ज़रा इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, ई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। और अब अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, अब अगर मैं इनको क्यूब रूट ले लूँ पहले, तो ई सी इज इक्वल्स टू √3a। अब अगर मैं ई सी को सब्स्टिट्यूट करूँ 4r से, हमने जब विद रिस्पेक्ट टू आर ई सी की लेंथ निकाली थी, ये कंसिडर करते हुए कि एटम्स टच ईच अदर अलोंग क्यूब डायगोनल, तो हमने लेंथ निकाली थी 4r, और 4r इज इक्वल्स टू √3a। ये हमारा रिलेशन आ गया a और r का। अब अगर मैं a को इक्वल्स रख दूं 4r इज इक्वल्स टू √3a, तो हम आसानी से इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 atoms in the unit cell multiplied by the volume of 1 atom in the unit cell divided by, a को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 4r अपॉन √3। मैंने इधर गलती से a इज इक्वल्स टू 4r अपॉन √3a लिख दिया था, ये मैंने a यहाँ से हटा दिया, तो a इज इक्वल्स टू 4r अपॉन √3 का क्यूब। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारे पास आएगा, इस पूरे चीज़ को सिंपल आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ए पी एफ जो हमारे पास आएगा बी सी सी स्ट्रक्चर का, वो आएगा 0.68। इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद तो हमने ए पी एफ का कैलकुलेशन करना सीख ली। किस तरीके से हुई एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, हम सबको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ एटम्स in unit cell multiplied by volume of one atom divided by volume of unit cell। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल हमने निकाले थे, कितने होते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर 2, मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट सेल। हमने फिर क्या किया, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ए को हमने सब्स्टिट्यूट किया 4r अपॉन √3 से, जो कि हमने निकाला था कैलकुलेशन करके निकालने के बाद हमने इसको ए की जगह सब्स्टिट्यूट किया था, और जब हमने इस पूरे को सिंप्लीफाई किया आर कैंसिल हो गया, और हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो हमारे पास आया वो 0.68 या 68%। इसका मतलब ये हुआ कि 68% of the unit cell is occupied by the atoms या constituent atoms, and the rest 32% is vacant or empty। तो 68% occupied है एटम से और 32% vacant है। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट सब टॉपिक के ऊपर चलते हैं, बीसीसी स्ट्रक्चर के, विच वॉज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं बता दूं कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर क्या जाता था, वन होल एटम, एक पूरे एटम को देखा जाता था कि वो कितने नेबरिंग एटम्स को डायरेक्टली टच कर रहा है। अब बीसीसी स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर पूरा एक होल एटम प्रेजेंट है, और मैंने उस वक्त एक पॉइंट हाईलाइट कर दिया था जो कि ये रहा, बॉडी सेंटर एटम टचेस ऑल कॉर्नर एटम्स। अब ये बॉडी सेंटर एटम है और ये सराउंडेड है इन सारे कॉर्नर एटम से,
कॉर्नर एटम्स कितने होते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो और ये सेंटर एटम टोटली सराउंडेड है इन 8 एटम्स से, और ये सारे 8 के 8 एटम्स इसको डायरेक्टली टच कर रहे हैं. If 8 atoms are touching the center atom directly, this means that all of these 8 atoms are its direct neighbors. मतलब coordination number of BCC structure is 8. किस तरीके से? ये एक सेंटर वाला एटम 8 एटम्स को डायरेक्टली टच कर रहा है, विच आर कॉर्नर एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इसके अलावा ये डायरेक्टली किसी और एटम को टच नहीं कर रहा. इफ इट इज नॉट टचिंग एनी अदर एटम डायरेक्टली, दिस मीन्स दैट अदर एटम is not its direct neighbor, and the coordination number of BCC structure is 8.